नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है अर्धपरेत एक रहस्य। तो दोस्तों, इस कहानी का आज मैं पार्ट 1 आपको सुनाऊंगी। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की अर्धपरेत। दोस्तों, सुबह के ठीक 4 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग आराम से सो रहे थे। तभी राहुल ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और जा पहुंचा अपने दादाजी के कमरे में। उसके दादाजी बहुत पहुंचे हुए और नामचीन तांत्रिक थे। गांव में जब किसी के ऊपर भूत प्रेत सवार हो जाता तब उन्हें ही बुलाया जाता। वह बचपन में राहुल को बताया करते थे कि वे अद्भुत जादू के मालिक हैं। उन्होंने कई नए नए जादू का भी आविष्कार किया है। यहाँ तक कि उनकी आत्मा रात को शरीर छोड़कर एक अजनबी जगह जाती है और फिर कुछ देर बाद वापस आ जाती है। उन्होंने और भी बहुत कुछ राहुल को बचपन में बताया था, पर उन्होंने उस जगह का जिक्र कभी नहीं किया जिस जगह उनकी आत्मा रात में जाया करती थी। उन्होंने राहुल को और भी बताया कि उन्होंने जितनी भी शक्तियाँ सिद्ध की हैं और जितने नए तंत्र विद्याओं के नियम बनाए हैं उनको एक किताबों में उन्होंने अच्छी तरह नोट कर लिया है। खैर, उसके दादाजी वह किताब देने से रहे, इसलिए उसने योजना बनाई थी कि रात में उनके कमरे में जाकर उस किताब का राज जानूंगा। वह किसी तरह पैर दबा दबा कर दादाजी की खुफिया कमरे के पास गया। उसने देखा कि कमरे पर तो ताला लगा हुआ है। गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए वह बोला, धत तेरी धत तेरी की, मैं हर बार इतनी आसानी से क्यों भूल जाता हूँ, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि इस कमरे की चाबी हमेशा दादाजी के पास रहती है। लेकिन अगर वह जाग गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तब तो मैं गया काम से। लेकिन ऐसे ही डर गया तो काम कैसे चलेगा। वह बड़े जोश के साथ चाबी लेने के लिए अपने दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ा। थोड़ा नजदीक गया तो कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। जब एकदम नजदीक गया तो देखा कि उसके दादाजी आईने के सामने कुछ कह रहे हैं। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आने की घंटी बजी। वह तुरंत डर गया और झटपट अपने मोबाइल को बंद किया। उसके दादाजी ने आवाज़ दी, कौन है। वह तुरंत पीछे आ गया और कोने में जाकर छुप गया। कुछ जवाब न मिलने के कारण उसके दादाजी को लगा शायद उनका वहम होगा। फिर वह आईने के सामने गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो, आज तक मैंने जितना भी गलत काम किया है उन सबका खामियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे जो सज़ा दोगे सब मंजूर है, मगर मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपने परिवार की सलामती की भीख मांगता हूँ कि दया करके मेरे परिवार पर कोई जुल्म मत करना। मैंने आज तक जितने भी भूत प्रेत जिन जिन्नतों को कैद किया है, मैं अभी उन सबको तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को बख्श दो। आईने में से सैतानी हंसी आने लगी और उस आईने में से कोई नुमाइंदा बोलने लगा, तुम्हारे इस समय गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें यह अच्छे से मालूम होगा कि तुमने जो जो मुझसे कहा मैंने वह वह किया। तुम्हें मैंने ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जो दुनिया में किसी भी तांत्रिक के पास शायद ही हों, और इसके बदले हमारे बीच सौदा हुआ था कि तुम मुझे इसके बदले अपने परिवार का कोई सदस्य दोगे। दादाजी कांपती हुई आवाज़ के साथ बोले, हाँ मुझे पता है, मगर मैं तंत्र विद्या के नशे में चूर कुछ ना देख सका कि इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। तुम मुझे बस एक दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हें एक नई दो इंसानों की भेंट चढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे घर वालों को बख्श दो। आईने में से नुमाइंदा बोला, नहीं, यह नियम के खिलाफ है, और जल्दी बोलो, अपने परिवार के किसी एक सदस्य को लाते हो या तुम्हें ही। दादाजी बोले, नहीं नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो पूरी जिंदगी भर इन तंत्र मंत्र विद्या को हासिल करने का फ़ायदा ही क्या होगा। आईने में से नुमाइंदा गुस्सा होकर बोला, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ देर पहले तुमने कहा कि मेरे परिवार वालों को छोड़ दो, भले ही मेरी जान ले लो, और अभी तुम कह रहे हो नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारी सब चालाकी समझता हूँ। तुम इंसान सिर्फ इंसान को ही बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाओ।
इतना सुनते ही राहुल घबरा गया कि तभी दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, दादाजी दरवाज़ा खोलिए, जल्दी खोलिए। उसके दादाजी जैसे ही आगे बढ़े कि उस नुमाइंदा ने आईने में से रस्सी जैसी लचीली अपने हाथों से उनकी गर्दन पकड़ ली और ऊपर उठा दिया। वह तड़पने लगे। रोहन जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा, मगर दरवाज़ा टूट नहीं रहा था। उसके दादाजी का गला मजबूती से कसे होने के कारण वह बोल नहीं पा रहे थे। फिर भी किसी तरह उन्होंने आवाज़ निकाली, बेटे बचा लो मुझे, यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दादाजी आपको कुछ नहीं होगा। फिर वह चिल्ला चिल्लाकर घर वालों को बुलाने लगा, डैड, मोम, दीदी, भैया इधर आइए सब, दादाजी की जान खतरे में है। उसकी बात सुनकर परिवार के सभी लोग दौड़े चले आए। जब उन्होंने भी दादाजी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह सब भी परेशान हो गए। रोहन ने दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा टूटने से रहा। उसके पिता ने उसे पीछे हटाकर खुद दरवाजे के पास गए और दरवाजे को भाले से तोड़ने लगे। अचानक दादाजी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ एकदम से शांत हो गई। तभी दरवाज़ा टूट भी गया। तभी सभी लोग कमरे के अंदर गए तो देखा कि दादाजी वहाँ है ही नहीं, लेकिन वहाँ ढेर सारी जादू टोने की चीज़ें पड़ी थीं, जैसे आदमी की खोपड़ी, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े, सुई से धसी नींबू और जमीन पर हर तरफ लाल सिंदूर बिखरा पड़ा। यह सब देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी लोग दादाजी को पागलों की तरह भी खोजने लगे। इधर उधर खोजबीन करते रोहन की बहन सालू की नज़र बेड के नीचे पड़ी। वह चीख पड़ी, क्या हुआ बेटा? डैड यह देखिए। उसके पिता ने देखा कि सैकड़ों की तादाद में बिच्छों ने एक बक्से को घेर रखा है, जिसमें से खून की बूंदें भी निकल रही हैं। यह देख सब एकदम से हैरान हो गए। डैड यह क्या हो सकता है? बेटे यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, हमें इस बॉक्स को खोलना होगा। तब उन्होंने सभी बिच्छों को भगाकर बॉक्स को बेड के नीचे से बाहर निकाला। बॉक्स बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। जब बॉक्स को खोला गया तो उसमें काले कपड़े में बंधा कुछ था। जब उस काले कपड़े को खोला गया तो उसमें एक किताब थी। किताब के ऊपरी पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, मेरी आज तक की तिलिस्मानी खोज। डैड जरूर यह वही किताब है जिसको दादाजी ने लिखा है। मुझे लगता है कि इसमें उन सभी मंत्रों का जिक्र होगा जो दादाजी ने आज तक सीखा था। हाँ बेटा मुझे भी यही लग रहा है। उन्होंने किताब खोली तो अरे ये क्या, किताब के सारे पन्ने तो खाली हैं, कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। हाँ पिताजी यह पूरी किताब तो खाली है। अगर यह किताब एकदम से कोरी थी तो दादाजी ने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा था? लेकिन जिस हिसाब से इसका नाम है, मुझे शक हो रहा है कि कुछ तो राज है इस किताब के पीछे। हाँ बेटा, पर जो भी हो मुझे यह किताब बेकार लग रही है। इतना कहने के बाद उन्होंने किताब को नीचे फेंक दिया। फिर सब लोग निराश होकर कमरे से बाहर आए। सभी की आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। घर वालों की बदनसीबी इतनी थी कि मरने वाले की लाश भी नहीं मिली। इसी वजह से घर के लोग कई दिनों तक गम के आगोश में रहे। इस घटना के कुछ दिन बाद रोहन रात को अपने कमरे में पड़ रहा था। तभी कमरे की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने टॉर्च कहाँ रखी है और अंधेरा होने के कारण टॉर्च खोजने भी मुश्किल था। किसी तरह उसका हाथ टेबल पर रखी मोमबत्ती और माचिस की डिब्बी पर गया। उसने एक मोमबत्ती जलाई और फिर पढ़ने बैठ गया। तभी अचानक कहीं से एक पल के लिए डरावनी आवाज़ आई। वह उठकर खिड़की से देखने लगा तो सब कुछ शांत था। जैसे ही उसने पढ़ने के लिए दोबारा किताब उठाई कि वही डरावनी आवाज़ दोबारा आने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और उसने खिड़की के सामने आकर तेजी से चिल्लाते हुए कहा, कौन है जो इतनी रात में कुत्तों की तरह हरकतें कर रहा है? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम दूसरों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? आवाज़ शांत हो गई। वह कहने लगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे लोग आ जाया करते हैं। जरूर कोई शराबी दारू पी के ड्रामा कर रहा होगा। इसका इतना कहने के बाद आवाज़ आना बंद हो गई और वह दोबारा पढ़ने में लग गया कि तभी फिर से वही डरावनी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर रोहन गुस्से में बोला, आज तो इसकी खैर नहीं, जो कोई भी हो मेरे हाथों पिटेगा जरूर। वह दोबारा खिड़की के पास गया और बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसने देखा
कि एक बड़े से आकार की एक अजीब चिड़िया वैसे ही आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, जिसे देखने से कोई भी आदमी तुरंत डर जाए। और यह देखकर वह बहुत अचंभे में पड़ गया कि भला एक चिड़िया ऐसी आवाज़ें कैसे निकाल सकती है। और वैसी चिड़िया उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। तभी चिड़िया उड़कर आगे जाने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना इस चिड़िया का पीछा किया जाए और पता लगाया जाए कि क्या यह वाकई कोई चिड़िया ही है या कोई छलावा। वह घर से बाहर निकला और उस चिड़िया का पीछा करने लगा। चिड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और एक समय ऐसा आया कि वह एक कब्रिस्तान में पहुंच गई। हालांकि रोहन को कब्रिस्तान में जाने से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उस चिड़िया का राज जानने के लिए वह बिना डरे चला गया। कब्रिस्तान के अंदर गया तो देखा कुछ कब्र के बाद एक थोड़ी बड़ी सी पोखरी है, जिसमें कई लाशें तैर रही हैं। किसी का एक पैर जैसे किसी जानवर ने खाया हो, किसी का एक हाथ तो किसी का आधा शरीर ही गायब था। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि पोखरी का पानी तो एकदम लाल है, खून की तरह। यह सब देखकर वह थोड़ा डरने लगा, लेकिन उसकी निगाहें उस चिड़िया को खोज रही थी, जिसकी वजह से वह वहां आया। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक रोती हुई औरत तेजी से भागते हुए और उस पोखरी में कूद गई। वह डूबने लगी और खुद को बचाने के लिए किसी को पुकारने लगी कि तभी पोखरी से कोई निकला और उसे इतनी तेजी से उस औरत को लेकर पानी के अंदर चला गया कि रोहन उसे साफ साफ नहीं देख सका। इतना देखते ही वह तेजी से चिल्ला उठा और फिर भागने लगा। कुछ दूर भागकर आया तो रुककर हाँफने लगा कि तभी जो उसने देखा उससे वह एकदम सन्न रह गया। वह अजीब और भयानक दिखने वाली चिड़िया उसके सामने खड़ी थी। रोहन को बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे, उसकी सांस मानो रुकने लगी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेजी से धड़क रही थी कि साफ साफ सुना जा सकता था। तभी उस बड़ी सी चिड़िया के पीछे से 8-10 लोग धीरे धीरे आगे आने लगे, जो बड़े से काले लिबास में थे और उन्होंने अपने पूरे चेहरे को ढका हुआ था। उनके हाथ में एक गोल तलवार भी थी। ऐसा नज़ारा देख रोहन को अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी। वह चिड़िया एकदम उसके नज़दीक आ गई और उसकी आंखों में देखने लगी। कुछ ही पल में वह चिड़िया के बस में हो गया। उन 10 आदमियों में से एक आदमी सामने आया और वह आदमी उसकी गर्दन पर तलवार चलाने ही वाला था कि तो प्यारे दोस्तों, मेरा इस कहानी का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। आखिर वो चिड़िया कौन थी? वह रोहन को कब्रिस्तान क्यों लेकर गई? और रोहन के दादाजी आखिर कहाँ गायब हो गए थे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। धन्यवाद।